नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्या आपको पता है भारतीय संगीत उद्योग के महानायक गुलशन कुमार की मौत कैसे हुई थी? क्यों और किसने उनकी हत्या की थी? क्या सिर्फ यह एक व्यावसायिक रंजिश थी या इसके पीछे और भी कोई साजिश थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलेंगे इस रहस्य से पर्दे। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की मुंबई के अंधेरी इलाके में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह हत्या भारतीय संगीत उद्योग और फिल्म उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। कौन थे इस हत्या के पीछे और क्या थे इस हत्या के कारण, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें इस दुखद घटना के पीछे का पूरा सच। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य का पर्दाफाश और जानते हैं इस दुखद घटना के पीछे की पूरी सच्चाई। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1956 को दिल्ली के एक अरोरा परिवार में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। अपने पिता के साथ गुलशन कुमार ने दिल्ली में एक जूस की दुकान में काम किया था। गुलशन कुमार ने दिल्ली में सस्ते संगीत कैसेट बेचने का काम शुरू किया था। 1970 के दशक में उन्होंने टी सीरीज की स्थापना की। टी सीरीज ने संगीत कैसेट्स को कम कीमत पर बेचने की नीति अपनाई और बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गए। 1980 के दशक में टी सीरीज भारतीय संगीत उद्योग का एक प्रमुख नाम बन चुका था। गुलशन कुमार ने भारतीय संगीत को एक नया आयाम दिया। उन्होंने बहुत सारे भक्ति एल्बम्स का निर्माण किया जो आज भी प्रसिद्ध हैं। गुलशन कुमार ने टी सीरीज के तहत बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया। इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और अपने संगीत के लिए आज भी याद की जाती हैं। कुछ प्रमुख फिल्में हैं बेवफा सनम, आशिकी, दिल है की मानता नहीं। उन्होंने नई प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया और कई गायकों और संगीतकारों को मौका दिया। सोनू निगम, कुमार सानू, अनु मलिक और नदीम श्रवण जैसे नाम टी सीरीज के बैनर तले उभरे। गुलशन कुमार एक धार्मिक व्यक्ति थे और नियमित रूप से मंदिर जाते थे। 1997 के समय की मुंबई की स्थिति और अंडरवर्ल्ड का प्रभाव भारतीय समाज और राजनीति में गहराई तक पैठ बना चुका था। इस समय मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था और शहर में अपराध की घटनाएं आम हो गई थी। 1990 के दशक में मुंबई में अपराध दर में बढ़ोतरी हुई थी। खासकर अपहरण, हत्या और फिरौती के मामलों में वृद्धि हुई थी। कई बड़े उद्योगपति, फिल्म निर्माता और व्यापारियों को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी। मुंबई में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार की वजह से अंडरवर्ल्ड का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारियों पर अंडरवर्ल्ड से मिले होने के आरोप लगे। बॉलीवुड पर भी अंडरवर्ल्ड का गहरा प्रभाव था। कई फिल्म निर्माता और अभिनेता अंडरवर्ल्ड की धमकियों और दबाव का सामना कर रहे थे। कई फिल्मों के निर्माण और फाइनेंसिंग में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ था। दाऊद इब्राहिम इस समय अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम था। 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद का प्रभाव और बढ़ गया। छोटा राजन, अरुण गवली और अन्य छोटे गैंग्स, इन सरगनाओं का मुंबई में काफी प्रभाव था। फिरौती, हवाला कारोबार, तस्करी और ड्रग्स का व्यापार अंडरवर्ल्ड की प्रमुख गतिविधियां थीं। अंडरवर्ल्ड ने मुंबई की पुलिस, राजनेताओं और उद्योगपतियों के साथ गहरे संबंध बना लिए थे। इस साठगांठ ने अंडरवर्ल्ड को और ताकतवर बना दिया। आम जनता में अंडरवर्ल्ड का आतंक इस कदर फैल गया था कि लोग अपने काम और कारोबार में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड के प्रमुख सरगनाओं, खासतौर पर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से बार बार धमकियां मिल रही थीं। धमकियों में मुख्य रूप से प्रोटेक्शन मनी की मांग की जाती थी, जिसे गुलशन कुमार ने देने से साफ मना कर दिया था। गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज की अपार सफलता ने अन्य संगीत कंपनियों और व्यवसायियों में जलन पैदा कर दी थी। अंडरवर्ल्ड के तत्व इन प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलकर गुलशन कुमार पर दबाव डालने की कोशिश करते थे। गुलशन कुमार अपने धार्मिक विश्वास और भारतीय संगीत में योगदान के लिए भी जाने जाते थे। उनके धार्मिक कार्यों और मंदिर जाने की नियमितता को लेकर भी अंडरवर्ल्ड से उन्हें धमकियां मिल रही थीं। गुलशन कुमार को यह एहसास था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने कुछ निजी सुरक्षा गार्ड्स भी रखे थे। हालांकि गुलशन कुमार के रोज मंदिर जाने की आदत ने उन्हें एक आसान टारगेट बना दिया था, क्योंकि उनके आने जाने की जगह और समय अंडरवर्ल्ड के लोगों को पहले से पता था। गुलशन कुमार ने पुलिस को धमकियों के बारे में सूचित किया था, लेकिन उस समय की प्रशासनिक ढील और अंडरवर्ल्ड की साठगांठ के कारण उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाई। पुलिस की ओर से मिलने वाली सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं थी, जिससे उनकी सुरक्षा के प्रति चिंताएं और बढ़ गईं। गुलशन कुमार की हत्या के समय जब वे जितेश्वर मंदिर जा रहे थे, वहां पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। दिनांक 12 अगस्त 1997 सुबह करीब 10:40 बजे, स्थान जितेश्वर मंदिर, जितेश्वर रोड, अंधेरी, मुंबई। मंदिर के बाहर 3 हमलावर पहले से हाथ लगाए बैठे थे। उन्हें गुलशन कुमार के आने जाने की पूरी जानकारी थी।
जैसे ही गुलशन कुमार अपनी कार से निकले और मंदिर की ओर बढ़े, हमलावरों ने गुलशन कुमार पर गोलियां चला दी। हमलावरों ने गुलशन कुमार पर करीब 16 गोलियां चलाईं, जिनमें से अधिकांश उनको लगीं। गोलीबारी इतनी तेजी और सटीकता से की गई थी कि गुलशन कुमार को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। गोली लगने के बाद गुलशन कुमार जमीन पर वहीं पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोग और पुलिस वहां जब तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुंबई पुलिस ने घटना स्थल को तुरंत घेर लिया और जांच शुरू की। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के बहुत से सरगनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, खास तौर पर अबू सलेम और छोटा शकील पर। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी रफीक भी था। जांच में यह पता चला कि हत्या की साजिश अंडरवर्ल्ड के तले रची गई थी और प्रोटेक्शन मनी के कारण यह घटना घटित हुई थी। मामले में कई वर्षों तक अदालत में सुनवाई चली। 2022 में अब्दुल रफीक, जो कि मुख्य आरोपियों में एक था, को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि इस मामले पे अन्य आरोपी या तो फरार रहे या उन पर मुकदमा ही नहीं चलाया जा सका। इस घटना ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड के आतंक को स्पष्ट रूप से उजागर किया। यह एक संकेत था कि अंडरवर्ल्ड किस हद तक किसी को भी निशाना बना सकता है। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। गुलशन कुमार को पहले से ही धमकियां मिल रही थीं, फिर भी उनकी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। गुलशन कुमार की हत्या ने पूरे भारतीय संगीत उद्योग को गहरे सदमे में डाल दिया। वे न केवल टी सीरीज के संस्थापक थे, बल्कि संगीत उद्योग का एक प्रमुख स्तंभ भी थे। इस घटना ने फिल्म उद्योग और संगीत उद्योग में डर का माहौल पैदा कर दिया। कुछ निर्माताओं, संगीतकारों और गायकों को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी, जिससे वे असुरक्षित महसूस करने लगे। गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद उनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज का कार्यभार संभाला। यह उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने न केवल कंपनियों को संभालना था, बल्कि उससे आगे भी बढ़ाना था। शुरुआत में टी सीरीज ने गुलशन कुमार की कमी को महसूस किया, हालांकि भूषण कुमार की मेहनत ने उसे अपार सफलता दिला दी। गुलशन कुमार ने हमेशा नए गायकों और संगीतकारों को मौका दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी टी सीरीज ने इस चीज को जारी रखा और नए कलाकारों को मंच प्रदान किया। गुलशन कुमार की विरासत आज भी जीवित है और भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में बसी हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।